नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे रहेंगे। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। हम लोग जो है 12th का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का, जिसमें हम लोग पढ़ते पढ़ते लास्ट के टॉपिक तक आ गए हैं, चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया में भी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एक्जिम एक्सेट्रा, इन सब सारी टर्म्स के बारे में जान लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। अब एक एक करके हम लोगों ने क्या पॉइंट कवर किए वो देखते हैं। तो पहले रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया का कवरेज किया हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड भी पढ़ा। अभी आज इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों अगला जो पॉइंट है इस टॉपिक का वो पढ़ने जा रहे हैं, विच इज डायरेक्शन ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मतलब इंडिया के फॉरेन ट्रेड का क्या डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में वो जाता है, वो हमें पढ़ना है। तो कंपोजिशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम के हिसाब से बता दूं दोस्तों, सबसे पहले कि डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, इसके साथ आज हम लोग रिसेंट ट्रेंड इन एक्सपोर्ट और रिसेंट ट्रेंड इन इम्पोर्ट, ये दोनों भी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम के हिसाब से ये चीजें इतनी मायने नहीं करते, दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट एज जितना रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंपॉर्टेंट था, और अदर टॉपिक जो इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये जितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों उस मुकाबले ये जो आज मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पहले एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया कि दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। अभी फिर भी हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पूरा टॉपिक हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का हमारा पॉइंट हम लोग पिकअप कर लेते हैं। हमारा पॉइंट है आज डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मतलब इंडिया की फॉरेन ट्रेड कहाँ जा रही है भाई। कंपोजिशन हम लोगों ने देख लिया कि मतलब इंडिया की फॉरेन ट्रेड में क्या क्या इंक्लूडेड है। कंपोजिशन इज व्हाट दोस्तों की क्या क्या इंक्लूडेड है, और डायरेक्शन मतलब क्या कि अलग अलग से स्टडी करना कि एक्सपोर्ट कहाँ जा रहा है, इंपोर्ट कहाँ जा रहा है। मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ, किस कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट लेके जा रहे हैं, और इंपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ से हमारे यहाँ सोर्स हो रहा है। तो उससे बोलते हैं हम लोग दोस्तों डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब इन द सिंपल सेंस हम लोग हिंदी में मराठी में बोलते हैं दिशा। दिशा कहाँ जा रही है हमारे फॉरेन ट्रेड की, वो हमें इस डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड में पढ़ना है दोस्तों। तो हमारे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है एक बार वो देख लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक में लिखा है दोस्तों कि डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड मींस द कंट्रीज टू विच इंडिया एक्सपोर्ट्स इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कंट्रीज फ्रॉम विच द इंडिया इंपोर्ट्स इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको क्या बोला कि डायरेक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट हो रहा है तो कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है तो कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। बस सिंपल है डायरेक्शन। द डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट। दोस्तों डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है, क्योंकि वो दूसरे जगह पे जाने वाली है इसलिए उसका होता है डेस्टिनेशन। और सोर्सेस ऑफ आवर इंपोर्ट मतलब कहाँ से हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ आवर इंपोर्ट। अब इसके आगे इन लोगों ने लिखा है कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया ट्रेड वाज डन विद ब्रिटेन ओनली, therefore Britain used to hold the first position in India's foreign trade. However, after independence new relations with many other countries established. Now USA has emerging as the leading trading partner followed by Germany, Japan and UK। ठीक है, तो ये जो आपके बुक में प्रिंटेड डेटा है दोस्तों वो कुछ साल पुराना है, मतलब 1-2 साल पुराना डेटा है, बट हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से यही डेटा पढ़ना है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस हमारे ऊपर क्या था, अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिशर्स का राज था। तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो कहाँ से होता था, ब्रिटेन से ही होता था, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करते थे विच वॉज टेकन बाय ब्रिटिशर्स, और वो उनके कंट्री में लेके जाते थे, और जो भी चाहिए होगा अब वो रूल कर रहे हैं तो जो भी चाहिए होगा वो वहां से ही मंगाते थे, क्योंकि उनके ट्रेड को उनको प्रमोट करना है। इसलिए दोस्तों हमारा जो पूरा ऑलमोस्ट मैं पूरा ही बोलूँ तो फॉरेन ट्रेड किसके साथ था, ब्रिटिश के साथ था। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ दोस्तों कि हम लोगों ने हमारी पॉलिसी बदली, हम लोग वर्ल्ड स्केल पर गए, और अभी हम लोग वर्ल्ड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ग्लोबली हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो इसलिए पोस्ट कॉलोनाइजेशन या तो फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारा क्या हो रहा है, दूसरे कंट्रीज के साथ भी फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है। आपको सिर्फ ध्यान में इतना ही पॉइंट रखना है इसमें कि यूएसए, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम इनके साथ हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है। ओके ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। इसके आगे हम लोग देखते हैं रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट। अब रिसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स क्या बोलता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट वाइज देखना है कि इंडिया के एक्सपोर्ट में अभी रिसेंटली क्या क्या कंट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब जैसे हम लोगों ने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा था
कि प्रायर टू इंडिपेंडेंस हमारा एक्सपोर्ट कैसे था, तो प्राइमरी गुड्स पे हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट था, बट अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस है तो फिर पोस्ट लिबरलाइजेशन, टू बी मोर प्रिसाइज, अगर पोस्ट लिबरलाइजेशन क्या हुआ है दोस्तों कि हमारा जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बिकने लगा है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इंडिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आई है, इंडिया में लेबर चीप है, मतलब कंपेयर टू चाइना इट इज कॉस्टली, बट फिर भी इंडिया में लेबर चीप है, सर्विसेज चीप है। तो हम लोगों ने जैसे इस चैप्टर के पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि आईटी जो है इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, मतलब ह्यूमन मैन पावर, या तो फिर इंडिया इज अ बीपीओ ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। तो अभी इस एक्सपोर्ट में क्या क्या ट्रेंड आया वो हमें देखना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, दिस डेटा परटेन्स टू 17-18, इसलिए इसमें कुछ पुराने पॉइंट्स हो सकते हैं, बट हमें अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से यही पढ़ना है, इसलिए हम लोग डेडिकेटेडली इसे ही पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों इंजीनियरिंग गुड्स। अब इंजीनियरिंग गुड्स मतलब आपको क्या समझता है इंजीनियरिंग गुड्स से, तो इंजीनियरिंग गुड्स मतलब कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, कोई या तो फिर जिसपे इंजीनियरिंग की गई है। इंजीनियरिंग मतलब कोई मशीन का पार्ट है, कोई नट बोल्ट हो गया, या तो फिर कोई बड़ी सारी मशीन हमें बनानी है, तो दीज प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड इन इंडिया राइट नाउ। तो ये लोग क्या बोलते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग गुड्स में ये लोग बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये एक काउंसिल है जो इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो ये बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग गुड्स वाज 25% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन 17-18। मैंने आपको पहले बताया था दिस डेटा परटेन्स टू 17-18, ये ओल्ड डेटा है, ठीक है। तो उस मुकाबले हमें सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मतलब कभी फिल इन द ब्लैंक आ गया या तो फिर कहीं पे वन लेटर में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सिर्फ इसका ध्यान रखना है कि ये रिमेंबर करके जाना है। क्या है कि इंजीनियरिंग गुड्स 25% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट काउंट करता था, कब 17-18 में। Within this category, some of the prominent exported items are transport equipment including automobile, auto components, machinery and instrument। जैसे मैंने आपको बोला कि मशीन के पार्ट्स, मशीन असेंबल करनी है, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिक पार्ट्स हो गया, ये सब किस में आते हैं, तो इंजीनियरिंग गुड्स में आते हैं। During the period 10-11 from 10-11 to 14-15, export of the transport equipment has grown from $16 billion to $24.8 billion। देखिए मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% इंक्रीज हम लोगों ने 4 साल में दे दिया, इसलिए इंजीनियरिंग गुड्स जो है वो इंडिया के एक्सपोर्ट में बड़ा कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों। दूसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब आप तो बोलोगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो इंडिया इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया में तो कोई पेट्रोल माइंस नहीं है कि जिससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाए। दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज व्हाट दोस्तों कि हम लोग रॉ पेट्रोलियम तो इंपोर्ट करते हैं, बट उसके बाद उस पे जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए हमारे पास बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, जैसे कि आपको मालूम होगा रिलायंस माइनिंग करती है, वेदांता माइनिंग करती है। तो ये सब कंपनी जो है वो इन रॉ क्रूड ऑयल पे क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है, इससे पेट्रोल, डीजल, अदर केमिकल्स हो गया, या तो फिर अदर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनको निकालती है रिफाइन करके। तो दिस पेट्रोलियम इंडस्ट्री दे आर टॉकिंग ऑफ। तो इधर इन्होंने क्या बोला है कि इंडियाज पेट्रोलियम कैपेसिटी हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस 1 and 2, ड्यू टू विच इंडिया टर्न्ड एज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ द पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज शेयर ऑफ 4.3% इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट इन 2000 and 2001 which rose to 20% in 13-14। देखिए मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे एक्सपोर्ट के, टोटल एक्सपोर्ट के 20% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आफ्टर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। तो इस पे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं बनता दोस्तों, आया तो भी किसी फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आएगा, वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि वो भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। अब केमिकल इंडस्ट्री क्या होती है दोस्तों कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हो गया या तो फिर कोई दूसरे भी प्रोफेशंस है जिसमें ऐसे केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स लगते हैं, फार्मा कंपनीज हो गया उनको भी केमिकल्स लगते हैं। तो इन सब का भी एक्सपोर्ट में इंडिया के क्या है, बहुत बड़ा शेयर है। तो उन्होंने बोला है कि दिस एक्सपोर्ट आइटम हैज परफॉर्म रीजनेबली वेल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, और इसका शेयर कितना है, 10% इसका शेयर है 14-15 के हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके हिसाब से। फिर उसके बाद है दोस्तों जेम्स एंड ज्वेलरी। अब जेम्स एंड ज्वेलरी का तो आपको मालूम है कि इंडिया में कितना बड़ा क्रेज और कितना बड़ा मार्केट भी है। सूरत इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, जहां से क्या होता है जेम्स और ज्वेलरी की ट्रेडिंग होती है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एक्सपोर्ट इन द इंडिया, हैविंग शेयर ऑफ 13.3% ऑफ द इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन द 14-15। अब इसका भी किसके जैसा है दोस्तों, पेट्रोलियम जैसा है कि ये हमारे यहाँ पे हम लोग इसका इवैक्यूएशन नहीं कर सकते, बट इस पे जो प्रोसेसिंग होती है, इसके प्रोसेसिंग के बाद जो हम लोग बेचते हैं ना दोस्तों, दैट इज काउंटेड इन द एक्सपोर्ट। तो इसलिए ये जेम्स एंड ज्वेलरीज भी जो है ना हमारे एक्सपोर्ट का पार्ट बना जा रहा है।
फिर देन टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट। अब ये तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, आपको पता होगा कि टेक्सटाइल में इंडिया में क्या है, हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल्स का बहुत बड़ा मार्केट है। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, या तो फिर एनी नॉर्थ स्टेट, और अभी अभी तो गुजरात एंड महाराष्ट्र हैज ऑल्सो। महाराष्ट्र में भी आपको पता होगा कि कितने सारे लूम्स है। इचलकरंजी इज ऑलमोस्ट फेमस फॉर द लूम्स। देन एनी अदर सिटी, नासिक हो गया, मालेगांव है, ऑल दी सिटीज आर फेमस फॉर द लूम्स। तो इसलिए टेक्सटाइल का हमारे जो है हमारा एक्सपोर्ट में ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो टेक्सटाइल गारमेंट एक्सपोर्ट टुगेदर अकोमोडेट 11% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन 14-15। इन फैक्ट इट इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट टू द वर्ल्ड। मतलब इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट में वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज है। बट दिस इज डेटा मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि दिस इज फॉर 17-18। अब कोविड की वजह से क्या हो गया दोस्तों कि बहुत सारे लोगों की डिमांड शिफ्ट हो गई इसेंशियल गुड्स पे। तो दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज स्लोड डाउन टू सम एक्सटेंट इन 2021, या तो फिर आने वाले सालों में भी इसका प्रभाव दिख सकता है। बट हमारे यहाँ बुक में जो दिया है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए यही हमें याद रखना है। तो 5 चीजें हम लोगों ने देखी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरीज वाला देखा, टेक्सटाइल्स वाला देखा, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वाला देखा। तो ये सब चीजें हमें सिर्फ याद रखनी है, सिर्फ आपको एक बार ब्रशअप करके जाना है एग्जाम के पहले। देन है दोस्तों सेकंड पॉइंट भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, दैट इज ट्रेंड्स इन इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में क्या क्या ट्रेंड्स आए हमारे यहाँ। अब जैसे एक्सपोर्ट का ट्रेंड तो हम लोगों ने देख लिया, इंपोर्ट में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। पेट्रोलियम, अब वापस से पेट्रोलियम आ गया, क्या लिखा है देख लेते हैं। पेट्रोलियम हैज ऑलवेज रिमेन्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम ऑफ इंडियाज ट्रेड in the pre as well as post reform period. It had shared of 27% of the import in 1992 which currently stand to 31%। अब आप बोलोगे सर ये तो क्या हो गया कि पेट्रोल हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो दोनों इसमें कैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इंपोर्ट इज ऑफ द क्रूड ऑयल, और जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, दैट एक्सपोर्ट इज ऑफ द रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोल हो गया या तो फिर डीजल है, अदर रिफाइंड प्रोडक्ट्स का जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों, नेट एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी बात हम लोग एक्सपोर्ट में कर रहे थे। इंपोर्ट में हम लोग क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। तो सिंपल आपको क्लियर होगा, इधर क्रूड ऑयल है और उधर रिफाइंड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो बिफोर रिफॉर्म्स का मतलब है लिबरलाइजेशन पॉलिसी। एक वीडियो में मैंने आपको लिबरलाइजेशन पॉलिसी बताया था कि व्हाट वाज द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, कि इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट पे बहुत सारे क्या करे थे, कंट्रोल्स डाल के रखे थे बिफोर 1991। बट 1991 में क्या हुआ, एक ऐसी कंडीशन आई कि इंडिया का जो लोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इंटरनेशनल लोन। इसके वजह से इंडिया को उसकी इकोनॉमी जो है, हमारी इकोनॉमी हमें क्या करनी पड़ी, फ्री करनी पड़ी फॉर ऑल द कंट्रीज। और उसके बाद एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो स्मूथली चालू हो चुका। उसके पहले बहुत सारे कंट्रोल्स थे, बहुत सारा मतलब रेस्ट्रिक्टेड था इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये सेक्शन, ठीक है। तो पहले इन्होंने बोला है 27% था, बाद में 31% हो गया। नंबर भी आपको याद करने की इतना जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार लुक आफ्टर कर दीजिएगा। देन है दोस्तों गोल्ड। अब आप वापस बोलोगे सर ये ऊपर जेम्स एंड ज्वेलरी भी बोल रहे हैं, गोल्ड भी बोल रहे हैं, तो गोल्ड में क्या लिखा है इन लोगों ने कि आफ्टर पेट्रोलियम द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेड आइटम इज गोल्ड। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन गोल्ड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग 13-14। द गोल्ड इंपोर्ट डिक्लाइंड फ्रॉम $53 billion from 11-12 to $27.5 billion in 13-14. This was primarily due to fall in the international gold prices and various policy measures taken by government to curb the gold imports. अब देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे क्रेज क्या है, तो आपको पता होगा, लड़की की शादी के लिए गोल्ड लगेगा, लड़के की शादी के लिए गोल्ड लगेगा, कोई ओकेजन हो गोल्ड लगेगा। तो लोगों का क्रेज क्या होता है कि अगर उनके पास कुछ सरप्लस मनी बच रहा है तो सोना लेके रख दो, सोना लेके रख दो। दिस क्रिएट्स अ ह्यूज डिमांड इन द रिटेल मार्केट फॉर द गोल्ड। इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। इस डिमांड की वजह से इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, और बहुत सारा प्रतिशत जो है वो इंडिया के इंपोर्ट का गोल्ड होता था। बट 13-14 में क्या हुआ, ऐसी पॉलिसी चेंजेस हुई कि जैसे कि अभी गोल्ड बॉन्ड स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली कि आप लोग क्या कीजिएगा कि गोल्ड खरीदने के वजह उसका जो मनी है वो हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिएगा। हम लोग आपको क्या करेंगे कि जितने भी प्राइस, जब भी वो बॉन्ड्स की मैच्योरिटी होगी तब गोल्ड की जितनी भी प्राइस होगी उतनी आपको हम लोग पे बैक कर लेंगे। अभी लोग गोल्ड रखते ही क्यों है, जो लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं तो वो लोग गोल्ड कभी पहनते नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों कि गोल्ड का इम्पोर्ट आना कम हो गया और उस मनी को गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी कर सकती है। तो ऐसे कुछ मेजर्स की वजह से गोल्ड का जो इम्पोर्ट है वो बहुत कम हो गया था बीच में। बट एज आई एम अगेन स्टेटिंग दैट कि ये डेटा मॉडिफाइड नहीं है दोस्तों, ये डेटा 14-15 13-14 ऐसा पुराना डेटा है, बट फिर भी हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से यही याद रखना है।
देन है दोस्तों फर्टिलाइजर्स। अब शेयर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 4% टू 1.3% इन 16-17। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन के पहले बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या करते थे, इम्पोर्ट ही करते थे फर्टिलाइजर। बट लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, फॉरेन इंडस्ट्री को हम लोगों ने हमारे दरवाजे ओपन करके दिए। बहुत सारी फॉरेन इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप हुई, इंडिया में ही वो प्रोडक्शन करती हैं एंड देन सेल आल्सो डज फ्रॉम द इंडिया ओनली। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारा इम्पोर्ट जो है वो फर्टिलाइजर्स था वो भी कम हो गया। देन है दोस्तों आयरन एंड स्टील। The share of iron and steel import has declined from 4.9% to 2.1% in 16-17। इसका भी सेम रीजन है दोस्तों कि हमारा जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी था इसकी वजह से क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गया या तो फिर इंडिजीनियस हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स भी थे, जैसे कि JSW है और भी टाटा स्टील है, इन लोगों ने बहुत सारे एक्विजिशंस किए, मर्जर्स किए। इस वजह से हमारी जो कैपेसिटी है, इंडिजीनियस कैपेसिटी है, वो बढ़ गई। इस वजह से हम लोगों को इम्पोर्ट कम करने की ज़रूरत पड़ गई। तो दोस्तों ये थे हमारे ट्रेंड्स इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को मज़ा आया होगा लेक्चर में। स्टे पॉजिटिव दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।